बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, मैं हूं मोहम्मद तैयब एजाज और पीपीएससी लेक्चर इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए हमारी आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है चौसर, जेफरी चौसर। तो आइए शुरू करते हैं। चौसर के डायरेक्ट इंट्रोडक्शन से पहले मैं यहाँ पे सेंट बीड का जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा। सेंट बीड 672 टू 735 उनकी एज है और उन्हें इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश हिस्ट्री में ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। इंग्लिश हिस्ट्री के फादर का जो है टाइटल उन्हें दिया गया। समटाइम उन्हें लोग फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग भी कहते हैं, लेकिन ही इज़ एंटाइटल्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। ही वॉज अ मंक, हिस्टोरियन, लिंग्विस्ट और उन्हें टाइटल दिया गया था डॉक्टर ऑफ चर्च का। He was given the title of Doctor of Church। उनके नाम जो है वो सेंट बीड उनका नाम है, लेकिन उन्हें वेनरेबल बीड और बीड द वेनरेबल भी कहा जाता है। एंड द बुक दैट ही रोट इज एंटाइटल्ड एज द एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। तो ये जो एक हिस्टोरिकल इवेंट है उस दौर का, उस वजह से उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कहा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू पीपल टू नो। अच्छा, मिडल एजेस की जब हम बात करते हैं सॉरी, तो मिडल एजेस को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। द एज बिफोर चौसर 1066 टू 1300, एज ऑफ चौसर 1300 टू 1400 एंड द एज ऑफ रिवाइवल, एज आफ्टर चौसर 1400 टू 1550। ये मिडल एजेस की तीन डिवीजन हैं, आप अपने माइंड में रखें। सो देयर आर थ्री मेजर इवेंट्स ऑफ दिस पीरियड। नंबर वन इज द 100 Years War, 100 साला जंग, 7 साला जंग जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ी गई। बेसिकली ये 100 ईयर्स कंटिन्यूस वार के नहीं थे, बल्कि देयर वर क्लैशेस बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, और ये तकरीबन 100 साल पे जो है ये इवेंट्स चलते रहे। उसके बाद सेकंड थिंग इज़ द ब्लैक डेथ, अ फैमन, प्लेग, ठीक है, जिसने 1/3 जो है आबादी इंग्लैंड की और पूरे यूरोप की उसको किल किया। द वर्स्ट ऑफ द थिंग वाज। और थर्ड जो मेजर इवेंट ऑफ दिस एज है वो है पीजेंट्स रिवोल्ट, कि 100 Years वॉर और ब्लैक डेथ की वजह से किसानों पे टैक्स ज़्यादा लगाए गए, और उन टैक्सेस की वजह से जो कि किसान आसानी से पे नहीं कर सकते थे, उन्होंने रिवोल्ट किया, बगावत की, और उसे नाम दिया गया पीजेंट्स रिवोल्ट का। ये तीन इवेंट जो हैं इस एज के बहुत मेजर इवेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं चौसर की। 1343, इवन सम बुक्स से 1342 टू 1400, तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहलाते हैं, ठीक है। चौसर की जो पहली इम्पोर्टेंट पोएम थी उसका नाम है बुक ऑफ डचेस, जिसमें 1300 लाइंस थी, और ये मोस्ट प्रोबेबली 1369 टू 1370 इस ईयर में लिखी गई थी। और दैट पोएम वाज एक्चुअली एन एलिजी फॉर द डचेस ऑफ लैंकास्टर। उनकी डेथ पे ये एक एलिजी थी। उसके बाद चौसर की एक जो दूसरी मशहूर बुक है उसका नाम हाउस ऑफ फेम है। देन द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है, और उसके अलावा ट्रायलस एंड क्रिसीड है। द क्रिसीडा भी पढ़ा जाता है। इसको बाद में शेक्सपियर ने भी लिखा है इस पे। और द लेजेंड ऑफ गुड विमन, और फाइनली द कैंटरबरी टेल्स जो 1390 में लिखी गई थी, जिसे हम चौसर का ग्रेटेस्ट वर्क कहते हैं, ठीक है। सो दीज थिंग्स, दीज पोएम्स आर ऑन पार्ट ऑफ जेफरी चौसर। कैंटरबरी टेल्स, इसके बारे में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जो ख़ास तौर पे एग्ज़ाम में, शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यूज़ में या ट्रिकी क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि देयर वर अ ग्रुप ऑफ 30 पिलग्रिम जो कहाँ पे इकट्ठे हुए, एक इन में इकट्ठे हुए, जिस इन का नाम था टैवर्ड इन, और वो कहाँ पे थी? साउथवार्क में। सो दीज 30 पिलग्रिम्स गैदर्ड एट एन इन कॉल्ड द टैवर्ड इन, और वहाँ पे जब चौसर उनसे मिला तो उन्होंने जनाब एक स्टोरी टेलिंग का कंटेस्ट जो है वो प्लान किया, कंपटीशन प्लान किया। और ये प्लान जो था किस वक्त था? व्हेन दे पीपल वर सपोज टू गो to travel to the shrine of Saint Thomas A. Becket in Canterbury।
टॉमस ए बैकेट की जो शराइन है उसकी पिलग्रिमेज पे जब वो लोग जा रहे थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि रास्ते में हम एक कॉन्टेस्ट जो है, एक कंपटीशन करेंगे। किस चीज़ का? स्टोरी टेलिंग का। हैरी बैली ये टैबर्डिन का होस्ट भी है और उसने ये कहा, उसने ये सजेशन दी कि ही विल आल्सो गो विद दोज पिलग्रिम्स एज अ गाइड विदाउट एनी चार्जेस। उसने ये कहा कि वो फ्री ऑफ चार्ज जो है उन लोगों के साथ जाएगा एज अ गाइड। और एक एग्ज़ाम में पूछा गया है कि उस पोएम का जो कंटेस्ट था, जो स्टोरी टेलिंग का कंटेस्ट था जिसको हमने ऊपर बात की, उसका जज कौन था? तो जज वाज हैरी बैली द होस्ट बाय हिमसेल्फ। उसने खुद ही कहा था कि मैं उसका जज बनूंगा और साथ में उसने ये कंडीशन भी एक इम्पोज की थी और वो कंडीशन ये थी कि अगर कोई शख्स उसके डिसीजन से डिसएग्री करेगा तो ही विल बी फाइंड, उसको जुर्माना होगा। अच्छा, ये जो कंपटीशन डिसाइड हुआ, उस कंपटीशन के प्राइज़ में क्या था जी? प्राइज़ या रिवार्ड उसका ये था आ फ्री डिनर, कि जिसकी स्टोरी सबसे अच्छी होगी, जो विनर होगा, ही विल बी गिवन आ फ्री डिनर और बाकी सब लोग उसका पे करेंगे। अच्छा, अब टोटल टेल्स जो प्रोलॉग कैंटरबरी टेल्स में जो टेल्स मौजूद हैं वो 24 हैं, ठीक है, और उनकी लाइन जो है ये 17,000 है। यू मस्ट रिमेंबर दीज टू फिगर्स। 24 टेल्स इन टोटल, 30 पिलग्रिम्स वर देयर एंड 17,000 लाइन्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं, ठीक है। चौसर का जो ओरिजिनल प्लान था वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट था। उसका प्लान ये था कि वो इस तरह से स्टोरीज़ लिखेगा कि हर कैरेक्टर जो है 4 स्टोरीज़ सुनाएगा, ठीक है, 2 जाते हुए वाइल दे वर गोइंग और 2 वापसी पे आते हुए व्हेन दे वर रिटर्निंग, ठीक है। और इस तरह से उसका प्लान ये था कि हर कैरेक्टर की 4 स्टोरीज़ और टोटल 30 कैरेक्टर्स, सो 120 स्टोरीज़ लिखने का ये उसका प्लान था। लेकिन ये प्लान कभी भी कंप्लीट ना हुआ। एक्चुअल उसने सिर्फ 24 स्टोरीज़ ही लिखी थी। सो ये वाला जो पेज इस वक्त आपके सामने, ये वाली डिस्कशन जो है ये इम्पॉर्टेंट है। आप इसको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिटन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इम्पॉर्टेंट समझें। कैंटरबरी टेल्स जो है ये एक रियलिस्टिक पिक्चर है उस दौर के इंग्लैंड की। इसका फर्स्ट मेजर थीम ही यही है, दिस इज़ द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द मेन एंड वीमेन ऑफ द 14th century इंग्लैंड अलॉन्ग विद a vivid description of the corruption of चर्च की जो करप्शन है वो भी उसके साथ जो है वो उस डिस्क्रिप्शन ऑफ इंग्लैंड के साथ डिस्कस की गई है। The work stands as a historical and sociological introduction to the life and time of the late Middle Ages। मिडिल एजेस का जो है ये हिस्टोरिकल और सोशल इंट्रोडक्शन के तौर पर ये काम लिया जाता है। और इसमें चौसर ने अलॉन्ग विद अदर पीपल एवरीडे लाइफ के जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ साथ 6 रिलीजियस कैरेक्टर्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया, जिनमें पायरस है, मंक है, फ्रायर है, समनर, पार्टनर है और पार्सन है। और फैबुलो इसको जो है स्टाइल को कहा जाता है, जिस स्टाइल में चौसर ने ये लिखी हैं। दैट आर कॉमिकल एंड ऑफन ग्रोटेस्क स्टोरीज in which the characters most often succeed by means of their sharp wits। बड़े विटी कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट जो हैं वो इनमें किए जाते हैं और वो एक दूसरे पे अपनी विट्स के ज़रिए जो है वो विक्ट्री गेन करते हैं। और ये जो स्टोरीज़ हैं, ये वाला जो स्टाइल है, दीज आर पॉपुलर इन फ्रांस एंड इटली इन द 14th century। इटली और फ्रांस में ये 14th century में बहुत फेमस था। सो चौसर के क्रेडिट पे मुख्तलिफ टाइटल्स हैं। Chaucer is called the first national poet. He is called the father of English literature. He is called the father of English poetry, and even he is called father of English language, especially the father of modern English। ये जो आज हम इंग्लिश पढ़ते हैं ये एक्चुअली डार्क एजेस के बाद ये चौसर ही था जिसने उसको मॉडिफाई किया और उस इंग्लिश को, ये जो मॉडर्न इंग्लिश की शक्ल हमारे पास मौजूद है, उस दौर में बेसिकली ये लैंग्वेज तो उस वक्त ही बोली जाती थी, इंग्लिश ही थी, लेकिन चौसर ने इसको पेपर फॉर्म में इसको नोट किया, इसको रिटन फॉर्म में जो है वो लेके आया। इसलिए चौसर जो है उसको ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली ये कहा जाता है कि इज़ फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश।
और उसके अलावा ये वाला टाइटल जो है चौसर का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस या रिनाइसेंस। ठीक है, चौसर जो है इसका हार्बिंजर था, इसका मॉर्निंग स्टार। सो दिस इज ऑल अबाउट चौसर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर वेलकम, you can put your questions in the comment box. Hopefully you have enjoyed it. Thank you very much. Good luck. Allah Hafiz.